हाँ जी बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एसए 500 चालू किया था ऑडिट एविडेंस। अब उसी सीरीज को आगे करते हैं एसए 501। तो इसमें हम स्पेशल आइटम की कंसीडरेशन की बात करेंगे। चलो चलते हैं एसए 501। स्पेसिफिक कंसीडरेशन टू सिलेक्टेड आइटम। इसमें इस एसए में 3 चीजें कवर की गई हैं: इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम और सेगमेंट रिपोर्टिंग। चलो जल्दी से चलते हैं इस एसए पे। ये एसए 501 का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है स्पेशल एवेल्यूएशन टू सिलेक्टेड आइटम। ये आइटम कौन कौन से हैं? जैसे कि नाम में आते हैं, मैंने आपको हर बार कहा था, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम और सेगमेंट इंफॉर्मेशन। अगर एप्लीकेबल है, ये इंड एएस के हिसाब से एप्लीकेबल होती है, ऐसे एएस के हिसाब से भी एप्लीकेबल होती है। जिस एंटिटी को जो इंफॉर्मेशन एप्लीकेबल होती है उसी हिसाब से इसको स्टैंडर्ड्स को हम ऑडिट में लेते हैं। एसए 501 कब अप्लाई होता है? व्हेन डज एसए 501 अप्लाइज? जब ऑडिटर इन स्पेसिफिक आइटम की ऑडिट करता है तब ये अप्लाई होता है। ऑडिटर को बताता है प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो अब इसको आगे हम पढ़ते हैं कि उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर ऑडिट अपनाएगा। तो सबसे पहले आता है पार्ट 1 जो हमने पढ़ा था, इसका ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री। ऑडिटर को क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? हमने पहले देखा था कि हर एसए का एक और जो ऑब्जेक्टिव होता है और ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेंट्री के बारे में है कि वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त करे। किसके बारे में? एग्जिस्टेंस के बारे में, कंडीशन के बारे में, कि इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है और उसकी कंडीशन भी सही प्रकार से है। ये भी ऑडिटर को एडिशनली करना है। उसको वैल्यूएशन तो देखना ही है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन प्रॉपर है, जो बुक्स में लिया गया है वो फिजिकली से मिलता है, फिजिकली से कैलकुलेट किया गया है। पर उसके हिसाब में एग्जिस्टेंस और कंडीशन को भी ऑडिटर को स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये भी ऑब्टेन करे कि बुक्स में वैल्यूएशन है, मैनेजमेंट ने सर्टिफिकेट दे दिया कि मेरे इतने की इन्वेंट्री है और वो उन्होंने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कर लिया, पर वो एग्जिस्ट नहीं करता। पर ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो एग्जिस्टेंस और कंडीशन को भी चेक करना है उसको। ऑडिटर इसको कैसे ऑब्टेन कर सकता है इसको? तो उसको क्या करना होगा? फिजिकली जाएगा, ऑडिट की इन्वेंट्री को काउंटिंग हो रही है, अगर प्रैक्टिकल है तो। इम्प्रैक्टिकल है उसकी बात अलग करेंगे कि फिजिकल काउंट को अटेंड करेगा, ऑब्जर्व करेगा, मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर को जो फिजिकल काउंट के लिए लगाया गया है उसको इवेल्यूएट करेगा। क्या मैनेजमेंट ने जो प्रोसीजर लगाया है, जो प्रोसीजर बनाया है वो प्रॉपर है, या जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर है और उसके हिसाब से जो कार्य चल रहा है वो सही प्रकार से है, हो पाएगा। अगर नहीं हो पाता तो उसको प्रोसीजर को उनको रिवाइज करने की सलाह देगा। उसको ऑब्जर्वेशन भी करेगा फिजिकल काउंट का, जो परफॉर्मेंस काउंटिंग की परफॉर्मेंस हो रही है उसको करेगा। इन्वेंट्री को इंस्पेक्शन भी करेगा और टेस्ट ऑफ काउंट भी करेगा। हमने पिछले एसए में बात करी थी कि वो रीपरफॉर्मेंस की बात की थी। वही बात यहाँ आ गई कि टेस्ट काउंट को परफॉर्म करेगा, खुद करके देगा, तो ये रीपरफॉर्मेंस हो गया। इंस्पेक्शन की बात भी आ गई कि इन्वेंट्री को इंस्पेक्शन भी करेगा। तो ये सारा करेगा तो ऑडिटर को उसके बारे में रीजनेबल एश्योरेंस प्राप्त हो जाएगा कि इन्वेंट्री की जो वैल्यू है, जो बुक्स में रिकॉर्ड करी गई है क्लोजिंग स्टॉक की, वो प्रॉपर है। अगर ऑडिटर इन्वेंट्री काउंट में प्रेजेंट नहीं हो पाता तो क्या करेगा? भाई वो तो लास्ट डे पे की जाती है, तो ऑडिटर किसी दूसरे दिन उसको वेरीफाई करेगा और अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा कि रिकॉर्ड से वेरीफाई करेगा, रिकंसाइल विद सब्सिक्वेंट सेल्स और परचेज। जैसे 31 मार्च को क्लोजिंग थी, उस दिन की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है, ऑडिटर जा नहीं पाया,
ऑडिटर गया 3 अप्रैल को, तो वो देखेगा कि 31 मार्च को जो स्टॉक था बुक्स का, उसके बाद जो सेल्स आई, उसके बाद जो परचेज किया, इसको जो नेट बैलेंस निकला वो 3 अप्रैल को होना चाहिए कि 31 के कंट्रोल जो स्टॉक है उसमें परचेज ऐड करो, सेल्स लेस करो, और उसके बाद जो बैलेंस आया अगर वो 3 अप्रैल से मेल खाता है तो ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिटेंस है। अगर ये पॉसिबल फिर नहीं होता है तो फिर ऑडिट ओपिनियन को मॉडिफाई कर देगा। अगर पॉसिबल नहीं हुआ कि ये मेल नहीं खाया तो ऑडिट रिपोर्ट को होगा। जब स्टॉक थर्ड पार्टी के पास हो सकता है, कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग भी पढ़ी थी हमने, अगर वो कंसाइनमेंट पे गया हुआ है तो वो थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लेगा क्वांटिटी और कंडीशन के बारे में। अगर वेयर हाउस में रखे हुए कस्टमर से तो वहां से भी वो उसकी कंफर्मेशन ले सकता है। अगर कोई डाउटफुल हो तो किसी थर्ड पार्टी से, किसी दूसरे ऑडिटर से या उसका वेरिफिकेशन भी करवा सकता है, या खुद जाके वहां स्टॉक का वेरिफिकेशन कर सकता है। ऑडिटर क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा, तो इसमें पहले पार्ट के लिए जो उसके लिए कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन पे अटेंड किया उसने, प्रोसीजर जो ऑब्जर्व किया उसको भी वो करेगा, और जो अंतराय डिस्क्रिपेंसी जो पाई गई उसको भी नोट करेगा, और मैनेजमेंट से जो एक्सप्लेनेशन किया उसको नोट करेगा, और कंक्लूजन निकालेगा एग्जिस्टेंस पे, कंडीशन पे। तो ये ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी हुई, और ये चीजें करनी है ऑडिटर को। इन्वेंट्री के लिए क्या करना है, अब एक बार हम इसको वापस से करते हैं कि वो फिजिकल काउंट पे प्रेजेंट रहेगा, ऑब्जर्व करेगा, एवेल्यूएट करेगा सबसे पहले कि मैनेजमेंट ने जो प्रोसेस बनाया है फिजिकल काउंट के लिए वो प्रॉपर है, और उसके बाद वो फिजिकली काउंट पे प्रेजेंट रहेगा, और उसके बाद में वो परफॉर्मेंस भी करेगा, टेस्ट भी करेगा, इंस्पेक्शन भी करेगा, ये सारा ऑडिटर करेगा, और इसको सारे जो प्रोसीजर है इसको पूरे के पूरे को डॉक्यूमेंट करेगा। तब ये माना जाएगा कि उन्होंने जो 501 का कंप्लायंस की है। अब दूसरा पार्ट आता है इसका, लिटिगेशन एंड क्लेम। लिटिगेशन एंड क्लेम क्या है कि जो एंटिटी है उसके कुछ कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, उसके खिलाफ क्लेम हो सकते हैं, उसके दूसरे पर क्लेम हो सकते हैं। तो ये क्लेम है, इसके बारे में ऑडिटर को एविडेंस इसके बारे में भी ऑब्टेन करने हैं। वही चीजें हैं कि एग्जिस्टेंस क्या है, और इनको उन्होंने पूरे का पूरा डिस्क्लोजर में डिस्क्लोज कर दिया गया है कि जो लिटिगेशन है, जो एंटिटी के खिलाफ क्लेम है, उनको पूरे का पूरा डिस्क्लोजर में डिस्क्लोज कर दिया गया है। क्योंकि लिटिगेशन और क्लेम का इसके फाइनेंशियल पे फर्क पड़ सकता है, और ऑडिटर जो यूजर हैं उनके लिए इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इनके लिए क्या क्या प्रोसीजर हैं, इसके लिए प्रोसीजर बिल्कुल डिफाइंड है कि मैं सबसे पहले मैनेजमेंट और TCWG से इंक्वायरी करेगा कि कौन कौन से लिटिगेशन और क्लेम चल रहे हैं। इसके बाद बोर्ड के मीटिंग को रिव्यू करेगा, क्योंकि लिटिगेशन के मामले, क्लेम के मामले सारे के सारे बोर्ड मीटिंग में डिस्कस किए जाते हैं, और अगर बोर्ड मीटिंग में डिस्कस हुए हैं तो उसके मिनट भी रिकॉर्ड होंगे, तो वहां से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जो लीगल एक्सपेंसेज के हैं, जो चार्जेज बुक किए गए हैं, जो खर्चे बुक किए गए हैं, उनको भी एग्जामिन करेगा, उनसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि ये इसके लिटिगेशन के बारे में एडवोकेट को पेमेंट किया, कंसल्टेंट को पेमेंट किया, तो उसके बारे में भी हमें मालूम मिल सकती है कि ये भी कोई लिटिगेशन चल रहा है। तो उससे मैनेजमेंट से एक उसके बारे में रिप्रेजेंटेशन लेटर भी ले लेगा। रिप्रेजेंटेशन लेटर के बारे में हम 580 में पूरा पढ़ेंगे, और डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर लेगा जो उसके लायर है, एक्सटर्नल लायर है, अगर जरूरत पड़े तो, कि जिस लायर को पेमेंट किया है एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंसेज अकाउंट में किसी लायर को पेमेंट किया है, तो उससे भी बात कर सकते हैं कि ये तुम्हें किस बारे में पेमेंट दिया गया है। पर इसके लिए पहले एंटिटी को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, और उससे एंटिटी के साथ ही जाना पड़ेगा।
अब इसके बारे में बात करते हैं कि उस लीगर से, उस लायर से हम कैसे बात कर सकते हैं, उसको इंक्वायरी का लेटर कैसे भेजेंगे, मैनेजमेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा हमें। अब हम डायरेक्ट उससे कर सकते हैं, पर उसके साथ मैनेजमेंट का हमारे पास कंसेंट होना चाहिए और वो भी हमसे मिलने में सहमत हो तो ही हम कहेंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगा के ही अपनी सूचना करेंगे, और हमें कुछ सूचना नहीं मिलती है तो हम हमारी ऑडिट ओपिनियन को मॉडिफाई करने पे विचार करेंगे। और अगर मैनेजमेंट इंक्वायरी करने से लीगल काउंसिल से मना कर दे, ये हमारे स्कोप पे लिमिटेशन हो जाएगा। तो लिमिटेशन ऑफ स्कोप हो जाता है तो ऑडिटर ऑडिट एविडेंस प्राप्त नहीं कर पाता, तो इससे उसको ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई करनी होती है। अगर मैनेजमेंट ऑडिट पे कोई लिमिटेशन लगा सकता है कि यहाँ से आप उससे बात नहीं कर सकते, कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाते, इंक्वायरी करने से मना कर देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकते हैं, तो ऐसे मामलों में ऑडिटर TCWG को बताए कि हमारे स्कोप पे लिमिटेशन लगा दिया गया है और उसको रिमूव करने का कहे। इसके बाद भी अगर ऑडिट पे जो लिमिटेशन रिमूव नहीं किया जाता है तो ऑडिटर अपनी ऑडिट को मॉडिफाई करे या डिस्क्लेम कर दे ऑडिट को कि मैं इस पे रिपोर्ट नहीं दे सकता, या अगर पॉसिबल हो तो वो विड्रॉ पे भी विचार कर सकता है। ये हुआ हमारा लीगल मामलों में। फिर आती है सेगमेंट इंफॉर्मेशन। ऑडिटर की सेगमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में क्या लायबिलिटी है, अब इस पे बात करते हैं कि वो उस पे भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस प्राप्त करना तो सबसे पहले ड्यूटी है ही, और इसके लिए क्या प्रोसीजर बताया गया है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन, ये ऑडिट एंटिटी ने कर दिया है, और कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कि ये जो किए गई है ये उसके जो FRF है एप्लीकेबल उसके अनुसार की गई है। ऑडिटर की इसमें इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सेगमेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट और डिस्क्लोज कर दी गई है प्रॉपरली एज पर एप्लीकेबल FRF। ऑडिटर इसको करने के लिए क्या प्रोसीजर बताया गया है ऑडिटर के लिए, व्हाट प्रोसीजर डज ऑडिटर परफॉर्म द सेगमेंट इंफॉर्मेशन। वो सबसे पहली बात वही आती है कि एंटिटी के जो मेथड हैं यूज बाई उनको वो अंडरस्टैंड करेगा, उसकी कंसिस्टेंसी को पिछले पीरियड के साथ मिलान करेगा कि पिछले पीरियड में सेगमेंट रिपोर्टिंग आई थी उसके अनुसार ही इस बार हो रही है। टोटल इंफॉर्मेशन को ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलान करेगा। ये जब हम सेगमेंट रिपोर्टिंग को पढ़ेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा कि सेगमेंट अलग अलग सेगमेंट हैं, ये ज्योग्राफिकल एरिया वाइज भी सेगमेंट हो सकते हैं और आइटम वाइज भी हो सकते हैं, तो इनका टोटल जो है उन सेगमेंट में रिपोर्ट किया गया है वो टोटल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से मिलता है, और इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन को भी चेक करेगा अगर वो मटेरियल है। और इनका अगर ये नहीं मिलते हैं तो इनके बारे में भी वो अपना अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा और ऑडिट ओपिनियन को मॉडिफाई करने पे विचार करेगा कि डिस्क्लोजर इनका प्रॉपर नहीं है, और इस हिसाब से अपनी ऑडिट रिपोर्ट को देगा। ये सारा हुआ एसए हमारा 501। अगले वीडियो में हम एसए 505 की बात करेंगे।